स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, यह कक्षा 10वीं का तीसरा पार्ट है, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। स्टूडेंट्स, के पहले मैंने प्रजनन और उसके प्रकार यानी कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताया हुआ है। उन वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके अंदर एक कोशिकीय सजीवों में द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन और बहुकोशिकीय सजीवों में खंडीभवन, पुनर्जनन, मुकुलन, शाकी प्रजनन, बीजाणु का निर्माण, ऐसे प्रकार मैंने बताए हुए हैं। आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा तो तब जाके आपको प्रजनन की बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और आपको ये लैंगिक प्रजनन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे लैंगिक प्रजनन, नर और मादा युग्मकों के संयोग से होने वाले प्रजनन को क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन कहेंगे। मतलब लैंगिक प्रजनन होने के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोग होगा और जो प्रजनन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन कहेंगे। लैंगिक प्रजनन सदैव दो जनक कोशिकाओं द्वारा होता है। इसमें दो जनक कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था अलैंगिक प्रजनन केवल एक जनक कोशिका द्वारा होता है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में दो जनक कोशिकाओं होना जरूरी है। एक पुंज युग्मक रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? स्त्री युग्मक रहेगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन दो मुख्य प्रक्रियाएं दिखाई देती है। लैंगिक प्रजनन में हमको दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला चीज युग्मक का निर्माण, दूसरा चीज निषेचन। पहला क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा, उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। पहले युग्मक का निर्माण हो जाएगा, स्त्री युग्मक बनेगा और पुंज युग्मक बनेगा। बाद में स्त्री युग्मक और पुंज युग्मक जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेगा? निषेचन प्रक्रिया कहेंगे। और निषेचन के बाद क्या बनेगा? शिशु तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो युग्मक निर्माण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग लैंगिक प्रजनन, उसके अंदर वनस्पतियों के लैंगिक प्रजनन और मनुष्य में लैंगिक प्रजनन क्या होता है वो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। यदि उन वीडियोस को आपको देखना है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको वो वीडियोस भी देखने को मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। युग्मक का निर्माण क्या होता है स्टूडेंट्स? युग्मक देखो, दो तरह के युग्मक होते हैं, एक स्त्री युग्मक होता है, एक पुंज युग्मक होता है। आप सबको मालूम है जो पुरुष होते हैं मनुष्य में उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों में भी कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, बराबर। तो इन 46 गुणसूत्र का क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको मालूम है अर्धसूत्री विभाजन दो भाग होता है, दो प्रकार से, दो बार में होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन भाग 1, अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। जो अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 होता है वह समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान रहती है, बराबर है क्या यहाँ तक? चलिए, उसके बाद क्या होता है? अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 2 होता है, जिसके अंदर दो जनन कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाएं तैयार होती है। आपने इसके पहले वाली वीडियोस में पढ़ा होगा। तो वही चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पहले की तुलना में क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मतलब यहाँ इस पद्धति में मतलब युग्मक निर्माण में क्या हो जाएगा? जो गुणसूत्रों की संख्या जो 46 रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन से। और जो द्विगुणित रहेगी स्टूडेंट, जो 2n रहेगा वो हो जाएगा अगुणित, मतलब n। जनक कोशिका द्विगुणित होती है तथा युग्मक जो उससे बना हुआ शिशु रहेगा वो क्या रहेगा? अगुणित रहेगा। यहाँ पर आप लोग गैमेट फॉर्मेशन में देख सकते हो, युग्मक का निर्माण में देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर फादर है 46 रहते हैं, आपको मालूम है। फिर जब फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 तो 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। फिर सेकंड डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। इस प्रकार से 23 4, तो 4 युग्मक तैयार होते हैं पुरुष के। कितने युग्मक तैयार होते हैं पुरुष के? तो 4 हो गए युग्मक, बराबर है यहाँ तक। चलिए, तो पुरुष में युग्मक तैयार हो गए 4। अब मदर में देख लीजिए, माता जी में तो 46 गुणसूत्र होते हैं, इसके 23 गुणसूत्र और एक पोलार बॉडी तैयार होती है। पोलार बॉडी क्या होती है मैं आगे जाके बताता हूँ। फिर एक पोलार बॉडी से आगे जाके दो पोलार बॉडी, क्योंकि एक पोलार बॉडी है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे भी क्या तैयार होगी? पोलार बॉडी तैयार होगी। बाद में यहाँ पर देख लिया आपको 23 गुणसूत्र है, इसका समसूत्री विभाजन भाग 1 हुआ है। फिर समसूत्री विभाजन भाग 2 होगा तो वापस से इसका विभाजन होगा 23 का, फिर से एक पोलार बॉडी तैयार हो जाएगा, यहाँ पर 23 गुणसूत्र। और ये क्या हो गया? ओवम। यहाँ पर एक स्पर्म आएगा, यहाँ से एक ओवम आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो ओवम है इसको डिंब कहा जाता है, ये स्त्री युग्मक है। ये क्या है? स्त्री युग्मक है। और जो स्पर्म है इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ये क्या है? पुंज युग्मक है। तो जब ये स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा तो आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? निषेचन हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं पोलार बॉडी क्या होता है। जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा, मदर सेल में से, मदर क्रोमोसोम में से यहाँ पर 46 में 23 निकला और पोलार बॉडी निकला। पोलार बॉडी कब निकलता है स्टूडेंट्स? आपको मालूम है किसी भी गुणसूत्र का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें केंद्र का विभाजन सबसे पहले होता है और उसके बाद जीवद्रव का विभाजन होता है। तो जब गुणसूत्रों का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय केंद्र का विभाजन होने के बाद
जीवद्रव है इसका विभाजन क्या होता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता है, बहुत कम मात्रा में जीवद्रव का विभाजन होता है, जिसकी वजह से ये जो पोलार बॉडी में उसके अंदर जीवद्रव की मात्रा बहुत कम होती है और वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब यह प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। ये जो पोलार बॉडी है ये प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। और ये बनता कैसे, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के समय केंद्रक तो पूरी तरह से चला जाता है, लेकिन जो जीवद्रव जाना चाहिए, कोशिका द्रव जाना चाहिए उसके अंदर, वह पूरी तरह से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से यह गुणसूत्र का पूरी तरह से विकास नहीं होता और ये पोलार बॉडी तैयार होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो स्त्रियां होती है उसके अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है 3 पोलार बॉडी तैयार होती है, ये प्राइमरी पोलार बॉडी और एक सेकेंडरी पोलार बॉडी है। ये आपको जो दिख रहा है ये प्राइमरी पोलार बॉडी और ये आपका सेकेंडरी पोलार बॉडी है, ठीक है। चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है। 46 गुण से पिताजी के पास, 46 गुणसूत्र माता के पास, फिर हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आदि, फिर उनका 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2, ठीक है। इससे क्या होता है, जनक कोशिका द्विगुणित होती है और बाद में क्या होती है, जनक कोशिका अगुणित हो जाती है। यहाँ पर आपको स्पर्म दिख रहा है, मतलब स्पर्म मतलब शुक्राणु, यह पुंस युग्मक का काम करेगा और ये जो ओवम है ये किसका काम करेगा, स्त्री युग्मक का काम करेगा, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग मैं पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग डिंब देख रहे होंगे, यहाँ पर डिंब देख रहे होंगे, ये अलग अलग शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्राणु क्या करे, एक डिंब के अंदर क्या करे, प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक शुक्राणु एक डिंब के अंदर चला गया है। इस शुक्राणु का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, एक केंद्रक इससे संयोग करेगा और बाद में वहाँ पर युग्मनज की निर्मित होगी। क्या होगी, युग्मनज की निर्मित होगी स्टूडेंट्स। जब स्त्री युग्मक और पुंस युग्मक का संयोग होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज को इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। यह पहली कोशिका होती है, ठीक है, 72 घंटे के भीतर बन जाती है। समझ में आ रहा है क्या ये। चलिए आप लोगों ने तीसरा वाला फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पर उसने क्या किया, जो मेम्ब्रेन था कोशिका का पटल था उसको क्या किया, उसने तोड़ के केंद्रक अंदर गया, जो शुक्राणु केंद्रक अंदर गया। उसके बाद आप देख रहे होगे पहले क्या है, एक्रोसोम है, कैप है, फिर उसके बाद हेड है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया टेल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सब किसके अंदर जाते हैं, ओवम के अंदर। ओवम मतलब डिंब के अंदर एक साथ सैकड़ों बोल सकते हैं, हजारों बोल सकते हैं, जो शुक्राणु पे अटैक करते हैं। उनमें से जो सबसे पावरफुल शुक्राणु होता है वो जाके डिंब का जो मेम्ब्रेन होता है, फिर कोशिका पटल होता है, कोशिका पटल क्या करता है, पार कर लेता है और जो डिंब के अंदर जो केंद्र है उस केंद्र से क्या करता है, समावेश हो जाता है, केंद्र के साथ मिल जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों का निषेचन होता है और इससे पहली कोशिका तैयार होती है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं जायगोट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझाए। चलिए अब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने फलन फर्टिलाइजेशन, अगुणित नर युग्मक, सही बात है, नर युग्मक अगुणित था। आप लोगों ने देखा था कि भाई किसके अंदर देखा था आप लोग ने, इसके अंदर युग्मक निर्माण में एक अगुणित नर कोशिका रहेगा और अगुणित मादा कोशिका, संयोग होकर द्विगुणित जायगोट निर्मित होते हैं, बराबर। अगुणित नर कोशिका और अगुणित मादा कोशिका दोनों का संयोग होता है और क्या तैयार होता है, जायगोट तैयार होता है। उसको क्या कहा जाता है, युग्माणु कहते हैं या युग्मनज कहा जाता है। इधर रेड कलर से दिख रहा है आपको, युग्माणु कहा जाता है या तो युग्मनज की निर्मित होती है, इसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। जब अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक, जब दोनों का मिलाप होगा, दोनों का संयोग होगा तो द्विगुणित युग्माणु तैयार होंगे। सही बात है। 23 गुणसूत्र माता की तरफ से, 23 गुणसूत्र पिता की तरफ से। ये 23 गुणसूत्र क्या है, अगुणित है, और माता का 23 गुणसूत्र क्या है, वो भी अगुणित है। तो अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक, जब दोनों का संयोग होगा तो 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 में 2n, तो इस तरह उसको क्या कहा जाएगा, जायगोट निर्मित होती है। इसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन होने से भ्रूण तैयार होता है और बाद में क्या होता है, वो द्विगुणित युग्मक है उसके अंदर क्या होता है, बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, किसका, केंद्रक का। और बार केंद्रक विभाजन होने से वहां पर बहुत सारे जायगोट क्या होते हैं, तैयार होते हैं। डिप्लॉइड द्विगुणित युग्मक क्या होते हैं, तैयार होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तीसरा पॉइंट, इस भ्रूण की वृद्धि होकर नवजात सजीव तैयार होता है और बाद में जब द्विगुणित युग्मज है उसका समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण तैयार होगा, और भ्रूण का जब विकास होगा उसके बाद क्या तैयार हो जाएगा, उससे सजीव तैयार होगा। इस प्रजनन में नर जनक तथा मादा जनक, इन दोनों का सहयोग होता है। सही बात है। ये जो प्रजनन है इसके अंदर नर जनक और मादा जनक दोनों का सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नर जनक पुंस युग्मक मतलब शुक्राणु, नर जनक में क्या होगा, शुक्राणु होगा, और मादा जनक स्त्री युग्मक अपना अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जो नर युग्मक होते हैं शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं क्या उत्पन्न करते हैं, अंडाणु, बराबर है। शुक्राणु कहाँ से आते हैं,
शुक्राशय नलिका से, ठीक है ना, विषण से निर्माण होते हैं शुक्राणु। और अंडाणु कहाँ से आते हैं? अंडाशय से। शुक्राशय कहाँ होता है स्टूडेंट? शुक्राशय होता है पुरुषों में, और अंडाशय कहाँ पर होता है? स्त्रियों में होता है। तो शुक्राशय से क्या आ जाएगा? शुक्राणु आ जाएगा, और अंडाशय से क्या आ जाएगा? अंडाणु आ जाएगा। अब जो दोनों का संयोग होगा तो क्या तैयार हो जाएगा? द्विगुणित जायगोट तैयार होगा, और उस द्विगुणित जायगोट में क्या होगा? कोशिका केंद्र का बार बार विभाजन हो जाएगा, और बाद में उससे भ्रूण तैयार हो जाएगा, और भ्रूण का क्या हो जाएगा? विकास होगा, और वो एक क्या बन जाएगा? एक शिशु तैयार हो जाएगा। छठा पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने है, नर जनक के पुयुग्मक और मादा जनक के स्त्री युग्मक का संयोग होता है। सही बात है। नर जनक का पुयुग्मक और मादा जनक का स्त्री युग्मक। नर जनक का पुयुग्मक मतलब शुक्राणु, मादा जनक का स्त्री युग्मक मतलब अंडाणु, दोनों का संयोग होता है। इसलिए युग्मनज में नर तथा नारी दोनों के जनुक होते हैं। भाई सही बात है। जो शिशु तैयार होगा, जो जायगोट रहेगा, उसके अंदर नर और नारी मतलब मादा और नर दोनों का ही जनुक रहेगा, ठीक है। दोनों के जनुक पाएंगे, मतलब माता जी के भी जनुक रहेंगे और पिता के भी जनुक रहेगा। इसलिए जो लैंगिक प्रजनन बनने वाला शिशु रहता है वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता जैसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब दोनों के गुणसूत्रों का संयोग होता है तो वहां पर आपको मालूम है कि भाई पूर्वाफेस होता, पूर्वावस्था होती है, उसके बाद अनाफेस होता है, टीलोफेस। उस फेज में आप लोग मालूम है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने उपयोगी घटकों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, बराबर है ना। मैंने बताया था अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 में, अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 में मैंने बताया हुआ है कि भाई वो लोग अनाफेस में, अनाफेस मतलब किसको बोलते हैं? पश्चावस्था में। तो पश्चावस्था में क्या करते हैं? गुणसूत्रों का आदान प्रदान करते हैं। तो गुणसूत्रों का आदान प्रदान करते समय उनकी जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो प्रतिकृति तैयार होते समय उसके अंदर कुछ क्या आ जाते हैं? सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ सूक्ष्म भेद आ जाते हैं। इन भेद की वजह से जो बनने वाला शिशु होता है वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता जैसा दिखाई नहीं देता है। आप लोग देखे होंगे, अगर आपके घर में आप हो, आपकी बहन है, आपका भाई है, तो आप सेम टू सेम अपने भाई जैसा या सेम टू सेम अपनी माता जैसा या पिता जैसा दिखाई नहीं देते। आपके अंदर और आपकी बहन या भाई के अंदर फर्क होता है। यह किसकी वजह से होता है? यह लैंगिक प्रजनन की वजह से होता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संयोग होता है और युग्माणु तैयार होता है। उसके अंदर दोनों जनुक होते हैं, नर का भी जनुक होता है और मादा का भी जनुक होता है, जिसकी वजह से बनने वाले शिशु में क्या होती है? परिवर्तन दिखाई देते हैं। और यह लैंगिक प्रजनन का एक विशेषता है। और यह भिन्नता होने की वजह से, अगर ये भिन्नता है तो वो जो सजीव तैयार होगा वो आने वाली परिस्थिति को क्या करेगा? हैंडल कर सकता है। आने वाली परिस्थिति के लिए क्या रहेगा? वो अनुकूल रहेगा। अब आगे 8वां पॉइंट देख लिए, इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव में कुछ गुणधर्म जनकों के समान तो कुछ गुणधर्म जनकों क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जो तैयार होने वाला जो सजीव रहेगा वो कुछ गुणधर्म उसके अंदर माता या पिता जैसे होंगे और कुछ गुणधर्म माता पिता जैसे नहीं होंगे। आप लोग अपने आप को भी देख लीजिए, अपने भाई को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, तो आपके कुछ गुणधर्म माता पिता से मिलते हैं लेकिन कुछ गुणधर्म नहीं मिलते, लेकिन पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब आगे 9वां पॉइंट, जनु की परिवर्तन के कारण सजीवों में विविधता दिखाई देती है। सही बात है। जनु की परिवर्तन है इसलिए सजीवों में क्या दिखाई देती है? विविधता दिखाई देती है। अगर ये विविधता नहीं दिखाई देती तो पूरे अर्थ में जितने भी सजीव हैं सब एक जैसे दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? सब एक जैसे दिखाई देते हैं और किसी को पहचानना मुश्किल हो जाता। कौन राम है, कौन श्याम है, किसको पहचानना क्या होता है? मुश्किल हो जाता। ये लैंगिक प्रजनन की वजह से उनके अंदर भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए हम हर एक सजीव को, हर एक व्यक्ति को पहचान लेते हैं कौन क्या है, ठीक है। यह विविधता सजीवों के बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत है ना, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। यह विविधता सजीवों को बदलते पर्यावरण से जुड़ने और अपना अस्तित्व बनाए। जो बदलता पर्यावरण, दिन पर दिन हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? बदली हो रहा है। इसलिए जो विविधता है, विविधता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जिससे वनस्पति और प्राणी स्वयं को लुप्त होने से बचा सकते हैं। लुप्त मतलब गायब हो जाना, वो अर्थ पृथ्वी से गायब हो जाते हैं, गायब होने से अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे डायनासोर क्या हो गया है? पृथ्वी से गायब हो गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रजाति हैं जो पृथ्वी से क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो ये लैंगिक प्रजनन की देन है कि उनके अंदर विविधता होती है और उस विविधता की वजह से वो पर्यावरण से लड़ सकते। पर्यावरण में कोई जो भी कठिनाई आए, जो भी बदलता पर्यावरण रहेगा उससे वो लोग लड़ सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं और जो उनकी प्रजाति लुप्त होने से वो लोग बचा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा फलन। मैंने पहले बताया आपको कि भाई युग्मक कैसे बनता है, ठीक है। युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु 23 4 बन जाते हैं, अंडाणु में से 23 आता है, बाकी 3 पोलार बॉडी बनते हैं। पोलार बॉडी क्या होता है मैंने बताया हुआ है, ठीक है।
वीडियो नहीं समझा होगा तो वीडियो बैक करके वापस से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग ने यहाँ पर देखा, ये फर्टिलाइजेशन का है कि यहाँ पर अंडाणु होता है, शुक्राणु चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। जो शुक्राणु मजबूत होता है वो अंदर इंटर करता है, उसका केंद्र क्या होता है, अंडाणु के केंद्र से संयोग करेगा और बाद में वहाँ पर जायगोट तैयार होगा और जायगोट केंद्र का क्या होगा, बार बार विभाजन होगा, जिससे वहाँ पर क्या होगा, भ्रूण तैयार होगा। भ्रूण मतलब छोटा सा शिशु, और शिशु का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा और वह सजीव में तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपके पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक यदि द्विगुणित होते तो क्या होता। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री युग्मक है और पुंयुग्मक है वह द्विगुणित होते तो क्या होता। चूंकि आपने ऊपर पढ़ा कि स्त्री युग्मक भी अगुणित होता है और पुंयुग्मक भी क्या होता है, अगुणित होता है। बराबर, जब स्त्री युग्मक अगुणित रहेगा, पुंयुग्मक अगुणित रहेगा, दोनों अगुणित मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि यदि स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक दोनों द्विगुणित होते तो क्या होता, क्या होता बताइए, सोचिए। चलो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सोच लिया होगा आपने थोड़ा बहुत। चलो अगला क्वेश्चन, प्रकृति में अर्धसूत्री पद्धति से कोशिका विभाजन न होता तो क्या होता। जो हम लोग देख रहे हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण हमने देखा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि यही अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो क्या होता। मान लीजिए वहां पर समसूत्री विभाजन होता तो क्या होता, सोच लिया। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि यदि स्त्री और पुंयुग्मक के 2n मतलब द्विगुणित कोशिका होती तो जब उनका संयोग होता तो 4n बन जाता। कितना बन जाता है स्टूडेंट, 4n बन जाता। और 4n बनना मतलब अगर उसके अंदर 46 गुणसूत्र है तो 46 का डबल 92 गुणसूत्र हो जाता। समझ आ रहा है, 92 गुणसूत्र हो जाता। और एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में कितने गुणसूत्र के होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और उसके अंदर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 92 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी भयानक असामान्यताएं दिखाई देती। वो नॉर्मल व्यक्ति जैसा नहीं होता। जैसे कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा हुआ है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से बहुत सारे असामान्यताएं दिखाई देती है, बहुत सारे रोग दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको रोग नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे टर्नल सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, कॉलिन फाइंड सिंड्रोम हो गया। टर्नल सिंड्रोम, कॉलिन फाइंड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम किसकी वजह से हुए थे, यह गुणसूत्रों की असामान्यता की वजह से हुए थे। याद है ना आप लोगों को कक्षा 9वीं का। तो ये सारे असामान्यताएं जनुकीय विकार हो सकते हैं। उसको हम लोग रोग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनुकीय विकार बोलेंगे। बराबर है क्या। चलिए यहाँ पर आप लोग उत्तर में मैंने लिख के दिया, आप लोग को देख लीजिए, एक बार पढ़ लो, जो मैंने बताया वही लिखा है। द्विगुणित युग्मकों के संयोग होने पर उनमें चतुर्थ गुणित मतलब 4n युग्मक बनेगा। अगर 2 गुणित माता की तरफ से, 2 गुणित पिता की तरफ से जब आएंगे उनका फलन होगा तो 4 युग्मक बनेंगे। ऐसे युग्मक कई बार भयानक असामान्यता दर्शाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या भी नियंत्रित नहीं हो पाएगी। गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होनी चाहिए थी वो 46 नहीं होगी, बल्कि कितना हो जाएगी, 92 हो जाएगी। कितना हो जाएगी स्टूडेंट्स, 92 हो जाएगी। और गुणसूत्रों की असामान्यता की वजह से बहुत सारे जनुकीय विकार होते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और कॉलिन फाइंड सिंड्रोम। ये सिंड्रोम के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज कक्षा 9वीं की किताब आप लोग पढ़ लीजिएगा साइंस की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला था, यदि प्रकृति में जो अर्धसूत्री विभाजन है वह नहीं होता तो क्या होता है स्टूडेंट्स। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता स्टूडेंट्स तो क्या होता, वो जो 46 का 23 बन रहा है वो 23 नहीं बनता, वो कितना बनता, 46 बनता। समझ में आ रहा है। माता के शरीर में कितना 46 गुणसूत्र है, तो अर्धसूत्री विभाजन होने से कितना 23 गुणसूत्र बन गया। पिता के शरीर में कितना है 46 गुणसूत्र है, तो अर्धसूत्री विभाजन होकर कितना गुणसूत्र बन गया, 23 गुणसूत्र बन गया। तो 23 गुणसूत्र जब उनका फलन होता है, उनका से निषेचन होता है तो 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। लेकिन यदि उनका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता, तो 46 का 46 गुणसूत्र आता माता से और 46 गुणसूत्र आता पिता से। बराबर है। अब जब उनका फलन होता तो 46 कितना हो जाता, 92 गुणसूत्र हो जाता। फिर से उनके अंदर गुणसूत्र असामान्यताएं दिखाई देती और बहुत सारे जनुकीय विकार उनको हो जाते। ठीक है, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम होती यदि द्विगुणित होते और यदि उनका अर्ध गुणसूत्री विभाजन नहीं होता तो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि लैंगिक प्रजनन के दो जो प्रोसेस हैं, युग्मक का निर्माण और निषेचन, ये किस प्रकार से होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, जैसे हमने पार्ट दूसरे में देखा था कि भाई जब
कोशिका का विभाजन होता है तो दो स्टेप होते हैं, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, बाद में जीव द्रव का विभाजन होता है। उसी तरह जब लैंगिक प्रजनन होता है तो पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रजनन होता है तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा और बाद में किसका क्या होता है, निषेचन होता है। युग्मक का निर्माण होगा, स्त्री युग्मक पुरुष युग्मक बनेंगे, दोनों का जब संयोग होगा तो निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी। निषेचन प्रक्रिया में युग्मक के केंद्र का बार बार विभाजन होगा और एक भ्रूण तैयार हो जाएगा, उस भ्रूण का बार बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आपको मालूम है कि युग्मक बनने के बाद जब निषेचन प्रक्रिया में जाएगा तो उसका समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन हो जाएगा, हो के वहां पर क्या तैयार होगा, शिशु तैयार हो जाएगा और बाद में पूरा सजीव विकसित हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक समझा होगा। और यदि आपको पूरा वीडियो समझा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन और मनुष्य में लैंगिक प्रजनन, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वनस्पतियाँ लैंगिक प्रजनन किस तरह से करती है और मनुष्य के अंदर लैंगिक प्रजनन किस तरह से होता है। ये बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ होने वाली है, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप देखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।